तो अपने पी ब्लॉक चल रहा था, पी ब्लॉक में अपन ग्रुप 17 में आ गए थे, 16 कंप्लीट कर लिया था, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है वो अपन ने देख लिया था। पहले ओलियम का फॉर्मेशन होगा, ओलियम का आप डाइल्यूशन कराओगे या ओलियम की रिएक्शन आप वाटर के साथ करवाओगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का। ओलियम क्या होता है, H2S2O7, इसको अपन क्या कहते हैं, ओलियम कहते हैं ना। और ओलियम की रिएक्शन आप H2O के साथ कराओगे तो क्या बनेगा आपको, H2SO4। तो क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। तो आपके पास क्या आएगा कि एक तो आप SO2 और O2 जो रिएक्टेंट है SO3 के फॉर्मेशन के लिए, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करो, प्रेशर आप इंक्रीज करो, टेम्परेचर आप डिक्रीज करो। बिकॉज H2SO4 के फॉर्मेशन के लिए पहले सल्फर ट्राईऑक्साइड का फॉर्मेशन किया जाता है। जितना ज्यादा सल्फर ट्राईऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा उतना ही ज्यादा आपको क्या मिलेगा, H2SO4 मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि SO3 की रिएक्शन जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है उसकी रिएक्शन पहले जो आपके पास कॉन्टेक्ट प्रोसेस में पूरा ऑपरेटस यूज करते हैं वहां पे जो H2SO4 होता है उसके साथ करवाई जाती है, जिससे आपको क्या मिलता है, ओलियम मिलता है। पूरा डायग्राम आता है कॉन्टेक्ट प्रोसेस का, उसमें क्या करते हैं कि अलग अलग आपके पास सेक्शन बने होते हैं, जिसमें पहले सल्फर का प्यूरिफिकेशन करते हैं, फिर ऑक्सीडेशन करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, फिर सल्फर डाइऑक्साइड का V2O5 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं, जिससे SO3 मिलता है। और फिर SO3 की रिएक्शन H2SO4 से करवाते हैं वहां पे, तो ओलियम मिलता है। फिर ओलियम की रिएक्शन H2O से करवाते हैं बाद में बाहर निकाल के, तो फिर वो H2SO4 का फॉर्मेशन करते हैं। H2SO4 की प्रॉपर्टीज क्या थी वो मैंने आपको बता दी, है ना। आपके जनरली क्या करता है कि कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो जिसमें साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी हो, तो आपको पता है कि कंसंट्रेट H2SO4 जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसे वर्क करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मीनिंग क्या होगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता है। ये अपन ने अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में भी देखा था कि अल्कोहल का अगर आप डिहाइड्रेशन करवाते हो तो आपको एल्कीन और ईथर का फॉर्मेशन होता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे कि आपने टेम्परेचर क्या दिया। ऐसे अगर आप क्या करते हो कि ग्लूकोज है या फिर फ्रक्टोज है या सुक्रोज है, सुक्रोज ले लीजिए आप, तो सुक्रोज का अगर आप H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे, ओनली एंड ओनली आपके पास क्या रह जाएगा, कार्बन रह जाएगा, ठीक है ना। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसे वर्क करता है कंसंट्रेट H2SO4। तो ये आपके पास ग्रुप 16 वही खत्म हो गया था, ग्रुप 17 अपन ने स्टार्ट कर दिया था कल की क्लास में। ग्रुप 17 को अपन कौन सा एलिमेंट कहते हैं, हेलोजन भी कहते हैं। हेलोजन क्यों कहते हैं, बिकॉज जो इस ग्रुप के एलिमेंट है वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। हेलोजन को अगर अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जेन का मतलब क्या होता है, जेनेसिस, है ना। तो ये सॉल्ट फॉर्मिंग फैमिली है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करती है, तो उसके कारण से इसको अपन क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। जनरली अगर इसमें बात करें तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एसिटिक। फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो आपके पास कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होती है, गैस स्टेट में। अगर आप ब्रोमीन की बात करोगे तो वन एंड ओनली नॉन मेटल है जो किसमें प्रेजेंट होती है, लिक्विड स्टेट में। और अगर आयोडीन की बात करोगे तो वो आपके पास सॉलिड। कलर जो होता है आयोडीन का वो वॉयलेट कलर का होता है ना, तो वॉयलेट कलर का होता है आपके पास ये आयोडीन। जो क्लोरीन है वो ग्रीनिश येलो आपके पास गैस होती है ना। हर एक का कलर जो है वो आपके पास फिक्स है। हेलोजन जो है वो डिफरेंट कलर भी शो करते हैं। उसका रीजन क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, और जब आप हायर एनर्जी लेवल से जब वो वापस लोअर में आएंगे तो वो क्या करते हैं कि एनर्जी रिलीज करते हैं। अब वो एनर्जी जो रिलीज करेंगे वो विजिबल रीजन में करते हैं, इसके कारण से कलर शो करते हैं, ठीक है ना। आपके पास क्या होगा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है तो आप अगर उसको एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हो तो वो लोअर से कहाँ जाएगा, हायर में। कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर सॉरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर वो अपने लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ जाता है, हायर एनर्जी लेवल। अब हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो वापस एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। लूज करके कहाँ आएगा, लोअर में। तो जब लोअर में आता है हायर से तो जो एनर्जी रिलीज करता है वो विजिबल रीजन में करता है, और विजिबल रीजन में करता है तो अपने को क्या दिखाई देता है, कलर दिखाई देता है, ठीक है ना। इसके कारण से कलर शो करता है। आगे ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी अपन देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो आपने देखा होगा डी ब्लॉक, अगर आपने लास्ट ईयर थोड़ा सा डी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में, कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स है वो सारे के सारे कलर्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं।
कलर शो करते हैं। उसका भी ये रीजन है कि हायर से लोअर से हायर में जाएंगे और लोअर से हायर से वापस जब लोअर में आते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपको विजिबल रीजन में, यानी कि आप देख सकते हो उस रीजन में एनर्जी शो करते, तो आपको कलर दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से कलर दिखाई देते हैं वो उस समय अपन डी ब्लॉक में बात करेंगे, इससे तो नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। तो अपन इसकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में या ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात कर रहे थे कि जो फ्लोरीन है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा कोई दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। उसका क्या रीजन, माइनस क्यों शो करता है? उसका रीजन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में इसकी क्या होती है, मैक्सिमम 4.0 पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम। अब अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है मींस इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, तो प्लस तो शो कर ही नहीं सकता। उसके बाद हायर क्यों नहीं शो कर सकता, 3, 7, उसका भी क्या रीजन है कि अब इसके पास एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो मेन रीजन तो आपके पास क्या आ जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है तो पॉजिटिव में कभी शो ही नहीं करेगा। उसके अलावा जो भी आपके पास मेंबर है, लाइक क्लोरीन है, लाइक ब्रोमीन है, लाइक आयोडीन है, वो कौन कौन सी शो करते हैं, +1 भी शो कर, माइनस तो शो करेंगे, +1 भी शो करते हैं, +3 भी शो करते हैं, +5 भी शो करते हैं और +7 भी शो करते हैं। ये इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। माइनस कब करेंगे इस ग्रुप का एलिमेंट कि जब वो रिएक्शन करेंगे किसी मेटल के साथ, मेटल कह दो या फिर यूं कह दो कि कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा जिसमें इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपके पास ज्यादा हो, तो वहां पे ये क्या करेंगे कि माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। अब अगर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो वो कौन सी शो करेंगे, प्लस की शो करेंगे। कि फॉर एग्जांपल आपके पास कैसे शो करते हैं वो भी बता दो। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, NH2 NP5, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, 7। फ्लोरीन को छोड़ दें तो फ्लोरीन के अलावा सब में आपके पास नंबर ऑफ शेल मैक्सिमम 3 है, मिनिमम 3 है, तो आपके पास क्या रहेगा, sp होगा, p भी होगा और आपके पास एक और d भी होगा। ये आपके पास जैसे ns आ गया, ये np आ गया और ये आपके पास nd आ गया, n-1 d आ गया, या nd ले लेते ना लास्ट वैलेंस शेल को ले। तो NH2 NP5 कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे NH2 में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, P में आपने 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रहे हैं, 1। तो यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर शो करेगा तो उस समय आपके पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब ये इसकी कौन सी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है या ग्राउंड स्टेट है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। आप अगर इसको एनर्जी दोगे तो एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होगा। एक्साइट सबसे पहले कौन सा होगा, NS वाला होगा या NP वाला होगा, NP वाला होगा। NP वाले में भी कौन सा होगा, जिसकी डिस्टेंस ज्यादा हो। तो आपके पास देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होके कहाँ चले जाएंगे, ये डी में चले जाएंगे। ये डी में चले गए तो अब आपके पास इसकी देखो एक इलेक्ट्रॉन या कोई एलिमेंट यहाँ होएगा, एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक एलिमेंट यहाँ, तो आपके पास +3 आएगी, यानी कि बॉन्डिंग होती रहेगी। लाइक होता है ना HClO4 होता है, तो यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो इसके कारण से क्लोरीन यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब अगर आप एक और अगर लेके जाते हो तो ये चला जाएगा आगे, तो कितनी होगी अब आपके पास 5 होगी। अब एक और लेके जाते हो तो कितनी होगी आपके पास, मैक्सिमम 7 होगी। तो कौन कौन सी शो करता है, +1 शो करता है, +3 शो करता है, +5 शो करता है, +7 शो करता है। अब पॉजिटिव कोई भी एलिमेंट कब शो करेगा, जब ये बॉन्डेड हो खुद किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो उस समय क्या करता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब जैसे HClO4 है तो HClO4 में ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, जैसे Cl, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और आपके पास OH, ऐसे प्रेजेंट होता है ना। HClO4 में ऐसे प्रेजेंट होता है, तो ये प्लस में शो करेगा बिकॉज Cl किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब यहाँ पे बॉन्डिंग कौन सी होगी आगे जाके, ये डी पाई, ये डी पाई, ये डी पाई, उसके हिसाब से फिर बॉन्डिंग बता देंगे कि पी पाई डी पाई हो रही है, जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं वो पी पाई डी पाई है या पी पाई है, वो भी अपन बता सकते हैं, है ना। तो ये बात हो गई इसके ऑक्सीडेशन स्टेट।
अब अगर बात करें कि फ्लोरीन के एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि हर एक ग्रुप का जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसके रीजन सेम, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है, चाहे आप नाइट्रोजन ले लो, चाहे ऑक्सीजन ले लो, चाहे फ्लोरीन ले लो, इन तीनों का साइज अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से क्या है, कम रहता है। अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से क्या रहेगा, कम रहेगा। कम रहेगा मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होंगे, कम रहेगा मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बाकी से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यही रीजन है कि ये जो आपके पास ग्रुप नंबर 15 है, 16 है, 17 है, इनका जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या करता है, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स ऑफ देयर ग्रुप। क्लियर है बात। अब बात करते हैं इनकी रिएक्टिविटी के बारे में कि किसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाना। तो हाइड्रोजन के साथ अगर आप हैलोजन की रिएक्शन करवाते हो तो क्या मिलते हैं आपको, हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, मींस HX का फॉर्मेशन होता है। एक्स आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। अब अपन बात करें कि किसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें सबसे पहले अपने पास HF आएगा, फिर अपने पास क्या आएगा HCl, फिर अपने पास क्या आएगा HBr, और फिर अपने पास क्या आएगा HI। इनके लिए बात करते हैं, HF है, HCl है, HBr है, HI। अगर अपने को डेल्टा ईएन का कंसेप्ट पता है तो कोई दिक्कत कभी आने वाली नहीं है कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो क्या होता है कि अगर आप देखते हैं कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो आपके पास जो डेल्टा ईएन है वो कम होती, ज्यादा होती, डेल्टा ईएन जो है वो आपके पास कम हो जाती। डेल्टा ईएन कम होती है तो मीन्स आपको बॉन्ड लेंथ के बारे में पता चल जाएगा, बॉन्ड एनर्जी के बारे में पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा कि जो आपके पास बॉन्ड लेंथ है डायरेक्टली होती है, इनवर्सली होती है, डायरेक्टली होती है, इनवर्सली होती है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ डेल्टा ईएन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, इनवर्सली होती है, इनवर्सली। डेल्टा ईएन के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। अब आप देखो टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो टॉप टू बॉटम आने पे क्या होगा आपके पास, टॉप टू बॉटम आने पे डेल्टा ईएन जो है वो डिक्रीज हो रही है, टॉप टू बॉटम आने पे डेल्टा ईएन डिक्रीज हो रही है तो बॉन्ड लेंथ आपके पास क्या होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी आपके पास, इंक्रीज। मीन्स HI की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी, HF की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं कि डेल्टा ईएन डिक्रीज, सो बॉन्ड लेंथ आपके पास इंक्रीज। बॉन्ड लेंथ अगर आपके पास इंक्रीज होती है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, बॉन्ड एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है किसके, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी आपके पास क्या होगी, कम। यानी कि इस बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए आपको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इस बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अपन यूं कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी है उसकी वैल्यू टॉप टू बॉटम आने पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इजीली बॉन्ड क्या हो जाएगा आपके पास, डिसोशिएट हो जाएगा। अब क्या होगा, इजीली बॉन्ड अगर डिसोशिएट होगा तो ये HI का बॉन्ड इजीली डिसोशिएट होगा, इजीली हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो रिड्यूसिंग नेचर जो है, रिड्यूसिंग नेचर जो है वो आपके पास क्या होगी, इंक्रीज। मींस HI जो है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होएगा। रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज हो रही है तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज। आपको पूछ लिया, देखो चारों क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव
सबसे ज्यादा आपके पास किसकी बॉन्ड लेंथ होगी, सबसे कम किसकी बॉन्ड एनर्जी होगी, सबसे ज्यादा रेड्यूसिंग नेचर किसकी होगी, और सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। तो आपको एक डेल्टा ई का कंसेप्ट पता है और इन दोनों की डिपेंडेंस पता है कि डेल्टा ई पे क्या होती है, कैसे अफेक्ट करता है। तो आपके 4 क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो गए और एक आपको शायद इसमें से जो गूगल फॉर्म था अपना कल वाला उसमें मिला भी होगा, है ना। अब ये तो डेल्टा ई पे था ना, इसके कारण से दे दिया। एच आई सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, एच आई सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होएगा। बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी होगी, एच एफ की, बिकॉज फ्लोरीन के उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो हाइड्रोजन को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा H+ को, और बॉन्ड लेंथ इसकी क्या हो जाएगी कम। तो ये थी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कह रहा हूं, किसकी, हेलोजन की कह रहा हूं, तो कर सकता है। सेकंड आता है बच्चों अपने पास रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जनरली क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ कोई एलिमेंट रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, ऑक्साइड का। बट फ्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होता है। फ्लोरीन में आपके पास जैसे OF2 एंड O2F2 टाइप ऑफ फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब क्यों कहा इसको फ्लोराइड, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। अपने एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट में क्वेश्चंस कि ऑक्सीजन जो है वो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके फ्लोराइड्स का फॉर्मेशन क्यों करता है, तो उसका रीजन क्या है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, ये इसका रीजन। और आपके पास दूसरे जो एलिमेंट्स है लाइक क्लोरीन है, लाइक ब्रोमीन है, लाइक आयोडीन है, वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, वो तो ऑक्साइड का ही फॉर्मेशन करेंगे। कौन कौन से ऑक्साइड बनाता है, जैसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन बनाता है Cl2O, एक बनाता है ClO2, एक बनाता है आपके पास Cl2O3, एक बनाता है आपके पास Cl2O7 टाइप ऑफ ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है ना। Cl2O7 टाइप ऑफ ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इनका जनरली यूजेस कहाँ करते हैं अपन, पेपर इंडस्ट्री में करते हैं, फॉर द ब्लीचिंग ऑफ पेपर, पेपर को ब्लीच करने में अपन इसका यूज करते हैं। और आपके पास आयोडीन की बात करें तो आयोडीन भी क्या करता है, I2O3 I2O5 टाइप ऑफ ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जिसमें I2O5 क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहता है I2O5 को, बिकॉज यहाँ पे आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आ रही है आपके पास, +5। और जब भी कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, वर्क करता है। I2O3 नहीं होएगा, कहते कि विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग I2O3 एंड I2O5, तो आपके पास क्या रहेगा, I2O5, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन I2O5 इज इक्वल्स टू +5। यहाँ पे कितनी आएगी, +3, ठीक है ना। और आपके पास फिर नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद रिएक्शन विथ हैलोजन, सॉरी रिएक्शन विथ मेटल्स। Cl2 कभी नहीं पूछेंगे ऐसा कि Cl2O7 और I2O5 में से ज्यादा होता, कभी नहीं पूछेंगे, है ना। आपको एक ही एलिमेंट के डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में, लाइक NH3 HNO2 एंड HNO3, विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, +7 होगी क्लोरीन की,
क्लोरीन की +7 होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा Cl2O7 भी। यूज कहाँ करते हैं इसको? अपन ब्लीचिंग में करते हैं इसका यूज, है ना, ब्लीचिंग में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल। अब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो आपको पता है क्या बनाता है? क्या बनाता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन। कि कोई भी हेलोजन है, अगर उसकी रिएक्शन आप मेटल के साथ करवा देते हो तो किसका फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट का, है ना। मेटल प्लस आपके पास हेलोजन आ जाती है कोई भी, किसका फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट। लाइक आपके पास आ गया 2Na प्लस Cl2, तो किसका फॉर्मेशन हो गया? 2NaCl। 2K प्लस Cl2, तो किसका फॉर्मेशन हो गया? 2KCl। तो ये आपके पास कभी भी कोई भी हेलोजन मेटल के साथ अगर रिएक्शन करेगी तो वो किसका फॉर्मेशन करेगी? सॉल्ट। फोर्थ रिएक्शन आती है वो मरकरी के साथ। यहाँ पे तो मतलब ही नहीं ना, वो मरकरी मेटल के, मरकरी अगर किसी मेटल के साथ अगर रिएक्शन करती है तो वो मेटल अमलगम बना। द कंपाउंड ऑफ मरकरी विथ एनी मेटल इज नोन एज अमलगम, है ना, हेलोजन के साथ। रिएक्शन विथ हेलोजन। हेलोजन हेलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे। कौन से हेलोजन के साथ करेंगे? उनका साइज में डिफरेंस होना चाहिए। लाइक आपके पास आ गया ICl, इंटर हेलोजन कंपाउंड। जब दो डिफरेंट टाइप के हेलोजन रिएक्शन करते हैं आपस में, तो डिफरेंट टाइप के ऐसे हेलोजन जिनके साइज जो है वो डिफरेंट हो। Cl2 हो गया तो वो तो ओनली इसको हेलोजन ही कहेंगे ना कि सर Cl की रिएक्शन Cl के साथ करवा दी तो ये हेलोजन। ऐसा नहीं होता, है ना। आपके पास जैसे आपने देखा होगा हाइब्रिडेशन में IF5 IF7, अब ये क्या है आपके पास? दोनों हेलोजन ही तो है, एक आयोडीन एक फ्लोरीन है, एक आयोडीन एक फ्लोरीन है वहां पे भी। तो इसको अपन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स कहते हैं, जहां पे टू डिफरेंट हेलोजन्स विथ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिफरेंट साइज वाले प्रेजेंट हो तो उसको अपन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है ना। इनको जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स डैश। एक एक्स आ जाता है आपके पास किसके लिए? कि साइज छोटा हो उसके लिए, एक एक्स आ जाता है साइज जो बड़ा हो। यानी कि एक हेलोजन छोटे साइज का होगा, एक हेलोजन बड़े साइज का होगा। यहाँ पे फ्लोरीन है, आयोडीन है, तो इसका साइज क्या है? बड़ा है। इसका साइज क्या है? छोटा। इसका साइज बड़ा है, इसका साइज क्या है? छोटा। तो मतलब एक आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव और दूसरा आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव। कोई भी कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड हमेशा किससे बनेगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब वो कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? तो जिसका साइज बड़ा है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बिकॉज वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और जिसका साइज छोटा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। क्लियर है बात? ये आपके पास इंटर हेलोजन कंपाउंड जो जनरल रिएक्टिविटी है 4, हेलोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, मेटल के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वो कंप्लीट हो ग्रुप 17 की। हर एक ग्रुप पढ़ा है। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन के बारे में देखा था, फॉस्फोरस के बारे में भी है बट डिलीट कर दिया, है ना। और नाइट्रोजन के कंपाउंड के बारे में देखा था। ऑक्सीजन फैमिली में आए तो ऑक्सीजन के बारे में देखा, साथ में ओजोन के बारे में देखा, सल्फर के बारे में देखा, तो उसमें से कुछ डिलीट नहीं। तो अब जब जैसे ही क्लोरीन में आएंगे, हेलोजन फैमिली में आएंगे, तो अपन क्लोरीन के बारे में देखेंगे यहाँ पे, और HCl के बारे में देखेंगे कि क्लोरीन के मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है। क्लोरीन की रिएक्शन तो सबको पता है कि मेटल के साथ रिएक्शन करेगी, मेटल क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगी, दैट्स ऑल। इसके अलावा क्लोरीन की कोई केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती कि Na के साथ रिएक्शन करा NaCl बना दिया, Mg के साथ रिएक्शन करा MgCl2 बना दिया, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करा AlCl3 बना दिया। साथ में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है एक और क्लोरीन की, ये बताऊंगा। क्लोरीन जो है ना वो आपके पास क्या है? एक नॉन मेटल है। तो ये किसके जैसे वर्क करेगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे वर्क करेगी, मतलब किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन करेगी। तो अगर ये Fe+2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो इसकी, तो ये इसको Fe+3 में कन्वर्ट कर देगी।
है ना। Pb+2 के साथ करवा रहे हो तो Pb+4 में कन्वर्ट कर देंगे, वो बात अलग है कि Pb4 स्टेबल कम होता है। बट Cl जो है वो हमेशा वर्क करती है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उनको बिकॉज उनको खुद को क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। जैसे फ्लोरीन है जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपने अगर रिएक्टिविटी सीरीज कभी जिंदगी में देखी हो तो फ्लोरीन जो है वो सबसे ऊपर आता है जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और लिथियम सबसे नीचे आता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फ्लोरीन के लिए पॉजिटिव होती है और लिथियम के लिए नेगेटिव होती है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग क्या हुआ कि वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज उसकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाए, यानी कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए किसी दूसरे में से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की, तो ये एज ए वर्क करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा इसमें जो अपने कंपाउंड अपने को ग्रुप 17 में स्टडी करना वो है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब उसकी कुछ क्वेश्चंस, जैसे अपने HNO3 पढ़ रहे थे, नाइट्रिक एसिड पढ़ रहे थे, उसमें कुछ इक्वेशन आई थी इंपॉर्टेंट, आपको पता हो तो, कॉपर की नाइट्रिक एसिड के साथ, जिंक की नाइट्रिक एसिड के साथ, कंसंट्रेट के साथ अलग थी, डाइल्यूट के साथ अलग थी। इंपॉर्टेंट क्यों थी वो, बिकॉज वहां पे जो गैस इवॉल्व हो रही थी वो अलग थी, एक में NO था, एक में N2O था, एक में NO2। ऐसे ही क्लोरीन की भी कुछ रिएक्शन, कि क्लोरीन की NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक में तो हाइपोक्लोराइड बनता है, एक में क्लोरेट बनता है। करवाएंगे NaOH के साथ ही, एक में कंसंट्रेट के साथ करवाएंगे, एक में डाइल्यूट के साथ करवाएंगे। तो रिएक्शन आगे Cl प्लस Cl2 प्लस NaOH, है ना, कंसंट्रेट गिव्स टू डैश 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 डैश, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब एक में NaClO3 बनेगा और एक में NaOCl बनेगा। तो अपन कल इनकी दोनों कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे और एक इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में देखेंगे क्या होता है। फिर ग्रुप 17 कंप्लीट, फिर आ जाएगा अपने पास ग्रुप 18। ग्रुप 18 में ओनली एंड ओनली इनर्ट गैसेस है। कुछ कंपाउंड्स हैं इसके, जिनोन के कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। तो जिनोन की जो थर्ड आयनाइजेशन सॉरी जिनोन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल होती है। तो जिनोन अपने कंपाउंड के फॉर्मेशन करता है। आपने देखा होगा केमिकल बॉन्डिंग, आपने पढ़ा होगा XCF4, XCF2, XeOF2, ऐसे कुछ कंपाउंड के बारे में आपने देखा होगा, XCF6, ये जिनोन के कंपाउंड। तो इनर्ट गैसेस में ओनली जिनोन के ही कंपाउंड जो है वो अभी तक प्रेजेंट है। साइंटिस्ट था नील बार्टलेट, उसने सबसे पहले जिनोन के कंपाउंड्स के बारे में बताया कि जिनोन की रिएक्शन करवाएंगे कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड के साथ तो जिनोन अपने कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, बिकॉज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिनोन इज इक्वल टू द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी देते हो तो वो जिनोन में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाती है। तो इतनी एनर्जी उसने दी तो जिनोन में से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो जिनोन ने कैटायन का फॉर्मेशन करा और आपके पास कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। तो कंपाउंड्स ओनली आपको जिनोन के फ्लोराइड्स और ऑक्सीफ्लोराइड्स पढ़ने। ये जिनोन के फ्लोराइड्स हैं, जिनोन के ऑक्सीफ्लोराइड्स। XCOF2 भी होता है, XCOF4 भी होता है। जनरली इसमें क्वेश्चन जो आते हैं जिनोन वाले में वो स्ट्रक्चर क्या आते हैं या यूजेस क्या आते हैं कि हीलियम का क्या यूज है, बैलून में यूज करते हैं जनरली, हॉट एयर बैलून जो होते हैं उसमें हीलियम का अपन यूज करते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, 4 केल्विन के आसपास होता है। नियोन के क्या यूज है, जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड आते हैं वहां पे अपन नियोन का यूज करते हैं, है ना। क्रिप्टॉन का क्या यूज है, इसमें यूजेस में क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो यूजेस भी अपने को आने चाहिए हर एक के। क्लोरीन का क्या यूज है, Cl2 का ब्लीचिंग के लिए यूज करते हैं वेजिटेबल्स, क्यों यूज करते हैं उसका रीजन बताएंगे, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।